हेलो एवरीवन, हम IS38 इंटेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे और आज के इस लेक्चर में हम इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंटेंजिबल एसेट की जो इनिशियल मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है कि एक इंटेंजिबल एसेट आपने किस तरह से या किस मोड ऑफ एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर किया। इंटेंजिबल एसेट्स को हम प्रैक्टिकली डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशन के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने इंटेंजिबल एसेट कोई आउटराइट परचेस एग्रीमेंट में बाय किया हो, कोई आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस, कोई कॉपीराइट, कोई और ट्रेड कोटास वगैरह, इंपोर्ट कोटास वगैरह आपने गवर्नमेंट से आउटराइटली बाय किए हो, या आपने किसी और थर्ड पार्टी कंपनी से कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट, कोई इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग राइट वगैरह एक्वायर किया हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने इंटेंजिबल एसेट को एक आउटराइट सेल परचेस एग्रीमेंट में एक्वायर किया हो। इसी तरीके से ऐसा भी पॉसिबल है कि हम एक इंटेंजिबल एसेट को एक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, एक बार्टर ट्रांजेक्शन में एक्वायर करें। जिस तरह से हमने IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का केस देखा था कि अगर आप एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बार्टर ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के नतीजे में एक्वायर करते हो, तो इसी तरह से इंटेंजिबल में भी एक्सचेंज ऑफ एसेट का सिनेरियो हो सकता है। इसी तरह से एक इंटेंजिबल एसेट आपके पास बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अराइज हो सकता है कि गवर्नमेंट एज अ ग्रांट आपको कोई लाइसेंस, आपको कोई इंपोर्ट कोटा, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट वगैरह ग्रांट कर रही हो। फिर हम इंटेंजिबल के हवाले से इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल का जिक्र करेंगे कि अगर हम कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई भी मेडिसिन, कोई फार्मूला, कोई प्रोडक्ट, कोई सॉफ्टवेयर या कोई और इंटेंजिबल एसेट अगर हम अपनी कंपनी में इंटरनली डेवलप करते हैं, इंटरनली जनरेट करते हैं, तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। फिर हम कुछ इंटेंजिबल्स का जिक्र करेंगे जो कि हम एक बिजनेस कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक्वायर कर रहे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर ले, अगर एक कंपनी किसी और कंपनी को एज अ सब्सिडरी कंपनी एक्वायर कर ले, तो वो सब्सिडरी कंपनी की एक्विजिशन में सब्सिडरी के सारे इंटेंजिबल्स को भी एक्वायर कर रही होगी। उन इंटेंजिबल की कैपिटलाइजेशन का एक तरीका देखेंगे। परचेज गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि हम परचेज गुडविल को एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे या नहीं और इसको किस तरह से वर्कआउट कर रहे होंगे। और ये सारे डिफरेंट मोड ऑफ एक्विजिशंस मिला जुलाकर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कवर करवाया जा रहा होगा। तो इंटेंजिबल एसेट की जो इनिशियल मेजरमेंट है ये डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर कि आपने इंटेंजिबल एसेट को किस तरह से एक्वायर किया या किस मोड ऑफ एक्विजिशन में आपने इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर किया है। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहला मोड ऑफ एक्विजिशन डिस्कस करेंगे, दैट इज आउटराइट परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर आप एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हो या परचेज करते हो एक एग्रीमेंट के तहत, एक सेपरेट परचेज एग्रीमेंट के तहत, तो इस तरह के इंटेंजिबल को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। देखिए, अगर एक इंटेंजिबल सेपरेटली एक्वायर या परचेज किया जाता है, अगर एक इंटेंजिबल सेपरेटली एक्वायर या परचेज किया जाता है, तो इसकी इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पे, इसकी इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पे। और IS38 में कॉस्ट के दो एलिमेंट्स हैं। IS38 में कॉस्ट के दो एलिमेंट्स हैं, नंबर वन परचेज प्राइस and number two directly attributable cost of preparing the asset for its intended use, and number two directly attributable cost of preparing the asset for its intended use। देखिए, परचेज प्राइस में मोर और लेस वही बात है जो हमने IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्कस की है, यानी कि एक एसेट को परचेज करने के लिए जो भी परचेज प्राइस आप पे कर रहे हो ये परचेज प्राइस एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। अगर आपने परचेज प्राइस में कोई ट्रेड डिस्काउंट निगोशिएट किया है, अगर आपने परचेज प्राइस के साथ कोई रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वगैरह पे किए हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को हम परचेज प्राइस का, हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आपने एसेट की परचेज के साथ कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे किए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह पे की है, कोई और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वगैरह पे की है, तो इस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज को हम परचेज प्राइस का, कॉस्ट का पार्ट जरूर बना रहे होंगे। तो जिस तरह से IS16 में परचेज प्राइस थी, सेम यहाँ पे भी IS38 में भी परचेज प्राइस का कॉन्सेप्ट है कि एक एसेट को परचेज करने के लिए क्या प्राइस आप पे कर रहे हो। याद रहे, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ और मैं उस सॉफ्टवेयर को उसकी मार्केट वैल्यू पे खरीदूँ, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे खरीदूँ या मार्केट वैल्यू से कम पे खरीदूँ, मैं उस सॉफ्टवेयर को इनिशियली फेयर वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बल्कि जिस कॉस्ट पे मैंने उसको परचेज किया, चाहे वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू से कम हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो, जिस परचेज प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे हम उस इंटेंजिबल को, सॉफ्टवेयर को परचेज कर रहे होंगे, हम उस कॉस्ट पे इस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो परचेज प्राइस के एलिमेंट में हमारे पास एसेट को परचेज करने की प्राइस, अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज है इसे भी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे, लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट नेगोशिएट किया गया, कोई रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वगैरह पे किए गए, तो इसे हम परचेज प्राइस, इसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट का सेकंड एलिमेंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज,
यानी कि हर वो ज़रूरी खर्चा, हर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा जो कि एक एसेट को डिजायर्ड यूज में लाने के लिए, यानी कि जिस तरह से मैनेजमेंट, जिस तरह से कंपनी डिजायर रखती है कि इस इंटेंजिबल को इस्तेमाल करेगी, उस यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए जितने भी ज़रूरी खर्चे हैं, जितने भी नेसेसरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, उन सबको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। इसमें अगर हमने कोई इंप्लॉइज को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो उन इंप्लॉइज की जो कॉस्ट होगी, उन इंप्लॉइज की जो सैलरीज है, बेनिफिट्स की कॉस्ट होगी, उससे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। अगर हमने कोई प्रोफेशनल फीस, कोई लीगल या अदर कंसल्टिंग फीस वगैरह पे की है इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, सर इस प्रोफेशनल फीस, इस लीगल फीस को भी हम कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। अगर हमने एक प्रोडक्ट की, एक इंटेंजिबल की टेस्टिंग वगैरह पे खर्चा किया है कि एसेट हमारी डिजायर्ड कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है या नहीं, तो इस टेस्टिंग खर्चे को भी हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कह रहे होंगे। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में वो सारी ज़रूरी कॉस्ट आएगी जो कि एक एसेट को वर्किंग कंडीशन में इंटेंडेड यूज के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। I38 स्पेसिफिकली में ये भी बताता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाएंगी और उससे आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई नया प्रोडक्ट, आप अपनी कोई नई गुड्स या सर्विस किसी नए एरिया में लॉन्च करते हो, उसकी मार्केटिंग, इसकी प्रमोशन, इसकी एडवर्टाइजमेंट पे वगैरह पे खर्चा करते हो। सर मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। सेकेंडली, अगर आप अपना कोई बिजनेस या कोई अपना प्रोडक्ट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट लोकेशन पे कंडक्ट करते हो, तो आपको एक रीडिप्लॉयमेंट कॉस्ट कंडक्ट करनी पड़ जाती है, आपको एक स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह पे कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है। भाई फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर लेकर आता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर परचेस करता हूं और उसे एक सिस्टम में डिप्लॉय करता हूं। तो पहली बार जब मैंने उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डिप्लॉय किया, तो ये डिप्लॉयमेंट की जो कॉस्ट थी, ये जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी, ये एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हम इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होंगे। लेकिन आने वाले वक्तों में उसी सॉफ्टवेयर को मैं एक सिस्टम से निकालकर दूसरे सिस्टम में रीडिप्लॉय कर रहा हूं, दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूं, तो ये जो रीडिप्लॉयमेंट पे या रीइंस्टॉलेशन पे कॉस्ट आ रही होगी, इसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपके बाकी एडमिन और जनरल ओवरहेड्स है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, बाकी आपके कोई एडमिन और जनरल ओवरहेड्स वगैरह है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो सर इस तरह की कॉस्ट को हम इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मोर और लेस वही है जो हमने I16 में कवर किया था। बस I16 में एक तीसरा एलिमेंट भी हुआ करता था, दैट वाज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इंटेंजिबल के केस में जनरली डिसमेंटलिंग कॉस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इंटेंजिबल की डिसमेंटलिंग या उसको डिसमेंटल करना, इस तरह का कोई खर्चा हमने प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिल रहा होता। तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट के दो एलिमेंट्स, नंबर 1 परचेज प्राइस एंड नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इसी तरीके से हमने I16 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेफर्ड पेमेंट, हमने I16 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेफर्ड पेमेंट का, कि अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हो अगेंस्ट सम डेफर्ड पेमेंट। देखिए, अगर आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो और आपको नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स ऑफर की जा रही है कि 1 महीने बाद पे कर दीजिएगा, 3 महीने बाद पे कर दीजिएगा, 6 महीने बाद पे कर दीजिएगा, तो इतना टाइम पीरियड तो नॉर्मल क्रेडिट टर्म है। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म पे कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो, आपने आज एसेट एक्वायर किया, पेमेंट 2 साल बाद करनी है, आपने आज एसेट एक्वायर किया, पेमेंट 5 साल बाद करनी है, यानी कि जो आपका क्रेडिट पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है, वो एक नॉर्मल से हटकर एक एबनॉर्मल क्रेडिट टर्म है। तो इस केस में आप एसेट की परचेज प्राइस, इस केस में आप एसेट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए उसकी कैश प्राइस इक्विवेलेंट कंसीडर करोगे, यानी कि जो भी आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, उस फ्यूचर पेमेंट का आप कंपनी के डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, या आप अपने इस इंटेंजिबल एसेट की कैश प्राइस इक्विवेलेंट देखोगे और इस कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे या प्रेजेंट वैल्यू पे अपने इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि अगर एक इंटेंजिबल एसेट को एक सेपरेट अरेंजमेंट में परचेज किया जाए, एक सेपरेट अरेंजमेंट में एक्वायर किया जाए, तो इसको हम किस तरह से इनिशियली मेजर कर रहे होंगे। इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पे, कॉस्ट के दो एलिमेंट्स, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में मैं इंटेंजिबल एसेट की इनिशियल मेजरमेंट का पहला सिनेरियो, पहला मोड ऑफ एक्विजिशन अच्छे से डिस्कस कर सका हूं। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।